नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। सबसे पहला दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके कारणों की। तो कारणों की में हम देखते हैं कि इसके राजनीतिक जो कारण थे वो डलहौजी की हड़प नीति थी। दोस्तों, डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसमें क्या था कि सबसे पहला डलहौजी ने जो जितने भी भारतीय राज्य थे उसको हड़पने के लिए सहायक संधि और तमाम जैसी हथकंडे अपनाए थे। फिर बाद में ये व्यवगत कसदंड यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। फिर भारतीय शासकों का अपमान किया गया था। भारतीय शासकों का जो अपमान हुआ था वो सहन नहीं कर, और यही सबसे बड़ा कारण बना था विद्रोह का। हम जानते हैं डलहौजी की हड़प नीति के कारण जो सहायक संधि की नीति थी, यानी कि सहायक संधि की नीति कहने का मतलब है कि उनको भारतीय राज्य को पंगु बना देना, अगर सिंपल शब्दों में बोले तो। इसमें होता कुछ नहीं था, होता ये था कि जो ब्रिटिश सैनिक जो होते थे वो उस राज्य की सारी जिम्मेदारियों को देखते थे। एक रेजिडेंट होता था जो राज्य की कार्यप्रणाली को देखता था। विदेशी मामले या अदर राज्यों से संबंध ये अंग्रेजों के पास चले जाते थे और राज्य के रूप में उनके पास स्वायत्तता कुछ रहती थी। व्यवगत सिद्धांत में होता था कि जिन रजवाड़ों का, जिन प्रांतों के जो भी राजा हैं उनके अगर वंशज नहीं है और उन्होंने दत्तक पुत्र बनाया हुआ है, किसी को गोद लिया हुआ है, उसको उन्होंने मान्यता देने से मना कर दिया था। जिसके कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे, जिसमें सबसे प्रमुख नाम जो आता है वो आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। फिर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ आर्थिक कारण के बीच में किसानों, कारीगरों, जमींदारों का शोषण और पारंपरिक उद्योगों का विनाश। आर्थिक कारणों में सबसे बड़ा था दोस्तों कि जो इनसे किसानों से जो भू राजस्व नीति जो लागू किया गया था पूरे भारत में, वो बहुत और कठोरता से उसकी वसूली बहुत कठिनाई भरा था। जमींदारों, अब ये इसमें उपज के ऊपर उनका कोई ये नहीं होता था, उनको उतना चाहिए होता था एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो वो लेते थे। अब बात करते हैं दोस्तों जमींदारों की। जमींदारों का जो शोषण होता था, जमींदारों के इस शोषण से, क्योंकि वो जाकर वसूली करते थे, अगर मान लीजिए किसान नहीं दे पाया, और सनसेट लॉ, एक लॉ था सनसेट लॉ के दौरान शाम का 6 बजे पीएम पे अगर लगान नहीं जमा हुआ तो उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी और उनका फिर बोली लगाकर किसी और को दिया जाता था। जमींदारों के पास 1/10 हुआ करता था, तो जमींदारों को ये मजबूर किया गया था कि वो बर्बरता करें किसानों से। अब आते हैं दोस्तों सामाजिक आर्थिक कारणों पर, जिसमें ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थी धर्मांतरण को लेकर, वो एक प्रमुख चिंता का कारण बनी हुई थी भारतीय जनमानस में। फिर सामाजिक सुधारों का विरोध जो हुआ था, जैसे सती प्रथा निषेध, विधवा पुनर्विवाह, इन सारे मामलों में अभी हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था विभिन्न सुधार आंदोलन, हालांकि वो सही थे, लेकिन भारतीय इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप मानते थे। आज भी जब भी ये व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है, बहुत सुधारों की बात आती है, राजनीतिक स्तर पे आए या सामाजिक स्तर पे, तो उसका विरोध किया जाता है। एक भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वो बदलाव नहीं चाहते हैं, वो जैसा चल रहा है, जो तय मान्यता है, उन्हीं को वो फॉलो करना चाहते हैं। फिर हम सैन्य कारणों में देखते हैं कि सेना में भेदभाव, भारतीय सिपाहियों के साथ असमानता, चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड राइफल। इसमें हुआ क्या था दोस्तों, सेना में भेदभाव किया जाता था।
यानी कि भारतीय सैनिक को कम वेतन और यूरोपियन सैनिक को ज़्यादा वेतन दिया जाता था, और उनको उनकी प्रोन्नति भी जो होती थी, यानी कि प्रमोशन भी जो होता था वो अधिक होता था, जबकि एक मैक्सिमम रैंक तय था भारतीय सैनिकों के लिए। तो ये भेदभाव जो था वो नहीं, उनको मतलब कहीं ना कहीं मन में उनके एक कसक जो थी वो रह गई थी। चर्बी वाले कारतूस, दोस्तों हुआ क्या था कि ब्राउन बेस राइफल पहले थे और इसी को बदलकर एनफील्ड राइफल लाया गया था। पुराने वाले जो थे वो ब्राउन बेस थे और उसको बदल के नया एनफील्ड राइफल लाया गया। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस जो होता था, यानी कि गोली, सामान्य अर्थों में कहें तो उस गोली को दांत से खींचना पड़ता था। तो एक अफवाह फैल गई, और इसमें कितनी सच्चाई थी क्या नहीं थी इसका कोई प्रामाणिकता मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक सामान्य तौर पर कहा गया कि इसमें गाय और सूअर का मांस है। तो जो हिंदू थे वो गाय के मांस से बिफर गए, और जो मुस्लिम थे वो सूअर के मांस से बिफर गए, और इसका विरोध होना शुरू हुआ। इसी क्रम में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, उसने इनकार कर दिया था, और चर्बी वाले कारतूस के कारण एक राइफल कांड होता है। फिर जो तत्कालिक कारण यही माना, एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय सूअर की चर्बी की अफवाह फैल गई थी। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रभावित क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र जो थे वो मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बरेली, बिहार, फैज़ाबाद, इलाहाबाद। दोस्तों इसको मैप पे आप एक बार समझ लीजिए। अगर इसको आप मैप पे समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये जो हमारा क्षेत्र था गैंगेटिक प्लेन, वो ध्यान रखिएगा, जो इसका प्रभावित क्षेत्र या था बिहार यहाँ हो गया, यूपी पूरा हो गया, और दिल्ली, ये इसका पूरा ये मैप था, ये एरिया प्रभावित क्षेत्र था, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों जो सीमित क्षेत्र था, विद्रोह मुक्त उत्तर और मध्य भारत तक सीमित था। दक्षिण और पूर्वी भारत और दक्षिण भारत, ये पूरी तरीके से इसके यहाँ प्रभाव कम था। अब देखिए दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व की और इसके नेतृत्व की बात करते हैं। सबसे पहला जो देखते हैं कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर आपको दिखेंगे। बहादुर शाह जफर जो थे वो मुग़ल बादशाह थे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर झांसी में हम लक्ष्मीबाई को देखते हैं, कानपुर में हम नाना साहब और तात्या टोपे को देखते हैं, लखनऊ में हम बेगम हजरत महल को देखते हैं, बिहार में वीर कुंवर सिंह को देखते हैं, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह को देखते हैं, बरेली में खान बहादुर खान को देखते हैं, इलाहाबाद में लियाकत अली को, और पटना में पीर अली को। दोस्तों ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी पर्सनालिटी हैं, इनका क्षेत्र आपको याद रखना है। खासकर अपना जो ध्यान है वो आप अहमदुल्ला शाह पे रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो आपको याद ही होगा। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने वहाँ से लड़ाई लड़ी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अच्छा एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो दिल्ली में है, दिल्ली में किसने विद्रोह को दबाया था? तो दिल्ली में दबाया था निकलसन ने।
निकलसन और हडसन, इन्होंने दबाया था यहाँ पे। जो झांसी है वहाँ पे जनरल हीरोज, इनका एक प्रमुख स्टेटमेंट भी है यहाँ पे, हम लोग आगे देखेंगे। कानपुर में देखते हैं दोस्तों नील और कैंपवेल। लखनऊ में यही कैंपवेल जो हैं वो लखनऊ में आते हैं। यहाँ पे बिहार में विलियम टेलर, विसेंट आयर, यहाँ वही नील, यहाँ पे फैजाबाद में नील आते हैं। बरेली में हडसन, इलाहाबाद में नील, और पटना में तो हम लोग देख ही लिए थे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों वो है कुंवर सिंह जी, वीर कुंवर सिंह जी। इनको आपको अच्छे से यहाँ से एक प्रश्न आंख मूंद के आते हैं हर एक साल। आप जाके प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आप देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 में होता है भोजपुर में, बिहार के जगदीशपुर में। जगदीशपुर है कहाँ दोस्तों? ये हमारा बिहार है। यहाँ पे पटना है, आरा और बक्सर, ये 3 जिले हैं। आरा में है, ये पटना है और ये बक्सर है। वे 1857 विद्रोह के समय 80 वर्ष के थे। उन्होंने दानापुर के विद्रोही सिपाहियों के साथ मिलकर आरा पे कब्जा किया। दोस्तों वीर कुंवर सिंह जी क्यों शामिल हुए थे, इसके पीछे जो रीजन था वो जमींदारों वाला रीजन था। इनकी जमींदारी छीन ली गई थी जिसके कारण वो रुष्ट थे, और देशभक्ति की प्रबल भावना उनमें हमेशा से प्रज्वलित थी। तो उनको दो कारण थे इसके बीच में। कुंवर सिंह ने गोरिल्ला युद्ध शैली, दोस्तों गोरिल्ला युद्ध शैली या छापामार शैली जो होता है उसमें छिपकर, जंगलों में छिपकर वार किया जाता है, अपनाकर अंग्रेजों को पराजित किया। वे बिहार के प्रमुख नेता थे। 1857 के अंग्रेजों से लड़ते हुए उनका दायां हाथ घायल हो गया। दोस्तों ये कहानी है कि लास्ट जो इनका युद्ध था उसमें हुआ क्या था कि इनके हाथ में गोली लग गई थी और ये गंगा को पार कर रहे थे, और जख्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ये था जो जख्म था वो बढ़ता गया। तो इन्होंने स्वयं उस हाथ को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था, और इसी जख्म के कारण इनकी मृत्यु जो होती है वो 26 अप्रैल 1858 को होती है। बिहार सरकार ने उनके सम्मान में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और अंग्रेज साहित्य इतिहासकार होम्स ने विद्रोह का सबसे बहादुर नेता इनको कहा था। होम्स का नाम याद रखना है दोस्तों। प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी और उनकी भूमिकाएं, सबसे पहले देखते हैं लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे भी हम लोग उसको देखेंगे। भूमिका जो उनकी थी, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था, और विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य और प्रशासनिक रणनीति बनाई थी। जाहिर सी बात है कि जो कैनिंग था वो गवर्नर जनरल के नाते तो वो ये काम करेगा ही। कब कैप्टन डेनमार्क के बारे में जानते हैं। इसकी भूमिका जो थी, दानापुर से भेजे गए ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, मतलब दानापुर कैंट है दोस्तों, वहाँ पे सैनिक छावनी है और अंग्रेजों के ज़माने से है वो, वहाँ से भेजा गया था इनको ये सैन्य कार्रवाई करने के लिए, वीर कुंवर सिंह। और जुलाई 1857 में आरा की लड़ाई में कुंवर सिंह की सेना से हार कर मारे गए, पीछे हटे। अब वो मर गए या पीछे हटे ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
इम्पॉर्टेंट है इनका नाम, कैप्टन डेनमार्क। विंसेंट आयर, हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, ये ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे और दोबारा जो ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने के लिए डेनमार्क की असफलता के बाद ये जाते हैं और कुंवर सिंह के गोरुल्ला युद्ध कौशल के कारण वे निर्णायक सफलता नहीं पा पाते हैं। आरा पहले कैप्टन डगलस, अंग्रेज सैन्य अधिकारी जिन्हें कुंवर सिंह का पीछा करने उन पर आक्रमण करने का आदेश मिला था, 17 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह पर हमला किया, लेकिन कुंवर सिंह ने डगलस को हराया और घायल अवस्था में जगदीशपुर लौटे थे। कैप्टन ली ग्रांड, जगदीशपुर पर हमला करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, फिर ये ली ग्रांड भी आएंगे। ये 23 अप्रैल को जगदीशपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने ली ग्रांड की सेना को पराजित किया। इसी युद्ध में कुंवर सिंह घायल हुए थे। वो हाथ काटने वाली जो घटना हुई थी, हाथ पे गोली लगने वाली, वो यहीं पे हुई थी। अब देखते हैं प्रमुख घटनाएं। 25 जुलाई को होता है कि दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था। सोन नदी पार करके शाहाबाद पहुंचे और वहां से कुंवर सिंह के साथ मिल गए और कुंवर सिंह और विद्रोही सिपाहियों ने आरा में यूरोपीय समुदाय को घेर लिया था। जितने भी यूरोपीय वहां रहते थे उनको घेर लिया था, जिसके कारण अंग्रेजों को भारी सैन्य चुनौती मिली थी। पटना में विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, जिससे कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। दोस्तों, पीर अली जो थे एक पुस्तक विक्रेता थे और दूसरी बात कि ये बहुत ही मतलब एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर बन के 1857, खासकर पटना की बात करें तो वो उभर के आए थे। और इनको जो ये किया, आप डीएम हाउस जहाँ पे है गांधी मैदान में, वहीं पे एक छोटा सा पार्क है, वहीं पे इनको फांसी दी गई थी। वो अभी भी उस पार्क का नाम शहीद पीर अली पार्क है। तो कभी मौका मिले तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। दानापुर विद्रोह, दानापुर छावनी के सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह से जा मिले थे। दानापुर छावनी के भी बहुत सारे सिपाहियों मिलके उनके पास गए और उनको बोला कि आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ हैं। और सेना का उत्साह और वीर कुंवर सिंह का जोश दोनों जब मिला तो उन्होंने नेतृत्व को स्वीकार किया और उसी तर्ज पर उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। अब देखिए दोस्तों, प्रभावित क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर आ जाता है। शाहाबाद, पटना, दानापुर, गया याद रखिएगा, छोटा नागपुर, ये छोटा नहीं है, छोटा है, भूम, सिंहभूम, पलामू, ये झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं जो ये थे, प्रभावित थे। गया जिले में लूटपाट और विद्रोह की घटनाएं हुई थी अंग्रेजों के साथ। कुंवर सिंह की 1857 की क्रांति के दौरान प्रमुख घटनाओं की जो टाइमलाइन है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के लोग आते हैं और उनको बोलते, शाहाबाद आरा पहुंचकर उनसे बोलते हैं कि आप नेतृत्व कीजिए। 27 जुलाई को क्या होता है कि कुंवर सिंह ने आरा के मूल मुख्यालय पर हमला कर दिया, सरकारी खजाना लूटा, जेल और सरकारी दफ्तरों को नष्ट कर दिया और अंग्रेजी अफसर और सिख सैनिक आरा हाउस में शरण लिए। 2 से 3 अगस्त को क्या होता है, कैप्टन डनवर के नेतृत्व में दानापुर से आई ब्रिटिश सेना पर कुंवर सिंह की सेना ने हमला कर दिया, जिससे डनवर मारे गए। बाद में मेजर आयर, विंसेंट आयर ने आरा की घेराबंदी तोड़ी और कुंवर सिंह को पीछे हटना पड़ा था दोस्तों। 14 अगस्त 1857 को मेजर आयर ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया और कुंवर सिंह जंगलों में चले गए। अब देखते हैं दोस्तों, सितंबर-दिसंबर 1857 में क्या कुंवर सिंह ने गोरिल्ला युद्ध नीति के तहत जो शैली अपनाई थी वो अपनी सेना को संगठित करते रहे और अंग्रेजों को परेशान। दिसंबर 1857 में क्या होता है, वो लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ अन्य विद्रोही नेताओं से मिले और विद्रोह को समर्पित करने का प्रयास किया था दोस्तों वहाँ पे। मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। फिर अप्रैल 1858 में देखते हैं, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाते हुए कुंवर सिंह ने गंगा पार की
और गोली लगने से उनका बायां हाथ ये होता है, घायल हो जाता है। 23 अप्रैल को क्या होता है कि जगदीशपुर के पास कैप्टन ली ग्रांट, जो अंतिम लड़ाई थी दोस्तों वो ली ग्रांट के साथ थी, की सेना को हराया और किले पर पुनः अपना झंडा फहराया था। यानी कि लास्ट में जो था वो जीते थे। कुंवर सिंह का निधन जगदीशपुर बिहार में हुआ था 26 अप्रैल को दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से वहाँ पे हम अपना ध्यान रखते हैं। ये वन लाइनर फॉर्म में होगा क्योंकि थोड़ा टाइप करने का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है 70 बीपीएससी में। अब बात करते हैं दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रेरणादायक और वीर महिला नेताओं में से एक थी। उनका जन्म जो होता है वो 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में मणिकर्णिका के रूप में, यानी कि उनका जो नाम था मणिकर्णिका था। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है दोस्तों। पति का नाम जो था गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत, वही जो मैंने बताया आपको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दामोदर राव का जो उत्तराधिकार था वो अस्वीकार कर झांसी को अपने अधीन करने का प्रयास किया था, जिससे रानी में अंग्रेजी शासन के प्रति तीव्र असंतोष पैदा हुआ था। मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर हमला किया और रानी ने 2 सप्ताह तक किले की वीरता से रक्षा की, परंतु अंत में अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया। दोस्तों एक मूवी भी है कंगना रनौत की, आप वो ज़रूर देखिएगा, मणिकर्णिका है शायद वो मूवी, ज़रूर देखिएगा अगर मौका मिले। मंगल पांडे देखिए, इसी एरा में आपको समझने का मूवी जो होती है, जिस एरिया में इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा भारतीय इतिहास में। अगर आपको टाइम मिले, संडे वनडे को जब भी टाइम मिले आप ज़रूर देखा कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राय को पीठ पर बांधकर किले से निकलने में सफल रही और कालपी पहुंची झांसी के बाद, और तात्या टोपे से मिलकर पुनः विद्रोही सेना का नेतृत्व किया। तात्या टोपे ने उनकी मदद वहाँ पे की थी दोस्तों। फिर हम देखते हैं 17 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। 17 जून को उनकी मृत्यु हुई थी और ग्वालियर में ही इनका दोस्तों जो समाधि है वही बनाया गया। कभी ग्वालियर जाने का मौका मिले तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने भी उनकी बहादुरी और सैन्य कौशल नेतृत्व की सराहना की, उन्हें विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक बताया था। दोस्तों सबसे पहली बात की ह्यूरोज ने का एक कथन बहुत वायरल है कि उन्होंने कहा था कि मृतकों में लेटी हुई ये स्त्री अकेली मर्द है, ये कथन था। नाना साहब के बारे में जानते हैं दोस्तों। नाना साहब को कानपुर के विद्रोही सिपाहियों ने अपना नेता और पेशवा घोषित किया था। दोस्तों ये नाना साहब जो थे वो अंतिम पेशवा जो थे उनके दत्तक पुत्र थे, और दत्तक पुत्र होने के नाते इनका भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने इनको, मतलब इनके उत्तराधिकार को की जो शर्त थी, जो उत्तराधिकार का दावा था, उसको मानने से इनकार कर दिया था। इन्होंने कानपुर में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की और तात्या टोपे को अपना सेनापति, तात्या टोपे वही हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। नाना साहब ने विद्रोहियों को संगठित किया और प्रशासनिक व्यवस्था संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन समर्थन जुटाया था। कानपुर के बाद बिठूर और अन्य क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब जानते हैं दोस्तों तात्या टोपे के बारे में। 1857 के विद्रोह के प्रमुख सेनापति थे, नाना साहब के सबसे करीबी सहयोगी थे। उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था और सैन्य रणनीति बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ कई निर्णायक लड़े।
कानपुर की घेराबंदी की, बिठूर, कल्पी, झांसी और ग्वालियर के युद्धों में तात्या टोपे ने विद्रोही सेना का संचालन किया था। पराजय के बाद वे छापामार युद्ध करते रहे और विद्रोह को लंबे समय तक जीवित रखा। दोस्तों एक छोटा सा है बेगम हजरत महल, इनके साथ भी कुछ वैसा ही था। लखनऊ और अवध का जो क्षेत्र, अवध नवाब की बीवी थी विद्रोह करने, उन्होंने अपने नाबालिग बिजरिस कादिर को जो था अवध का नवाब घोषित किया और स्वयं को अंग्रेजों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा किए जाने के बाद भी वे नेपाल चली गई और अंतिम तक विद्रोहियों का विरोध करती रही। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग, कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं, इनको जरूर आप ध्यान रखिए। पूछ देता है कि 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन, आपको याद रखना है। 55 से 58 तक ब्रिटेन के प्रधान, उनके कार्यकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होने वाला है। विद्रोह की समाप्ति देखिए, 1857 के विद्रोह का दमन अंग्रेजों ने क्रमिक रूप से किया था। सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा किया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लेता है और लखनऊ मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के नियंत्रण में आता है। जून 1858 में झांसी, ग्वालियर और जगदीशपुर बिहार का जो है वो अंतिम केंद्र भी जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। 8 जुलाई का डेट आपको याद रखना है कि अंग्रेज सरकार ने विद्रोह की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की थी 8 जुलाई को, इसी मंथ में हुई थी दोस्तों। विद्रोह के जो प्रमुख परिणाम थे वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का और ब्रिटिश का भारत का जो शासन था सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि रानी के शासन के तहत आ गया था और गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले बन गए थे। बहादुर शाह जफर का निर्वासन कर दिया गया था म्यांमार में, रंगून में, जहाँ पे 2 गज जमीन भी न मिली, ऐसा करके उनका एक शायर है, बहुत फेमस शायर है बहादुर शाह जफर। सेना में बदलाव किए गए, संख्या घटाई दी गई, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, तोपखाना, किले और महत्वपूर्ण पदों पर केवल अंग्रेज रखे गए। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक आयोग गठित किया गया था, पील आयोग, ये आपको ध्यान रखना है। राजाओं और जमींदारों को संरक्षण दिया गया। वफादार जो राजा थे, सिंधिया और तमाम और भी थे जिन्होंने उनका अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसपे अंग्रेजों ने कहा था कि अगर सिंधिया भी अगर उनसे मिल जाते, विद्रोहियों में शामिल हो जाते तो हमें अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ता, ऐसा करके था। धार्मिक सामाजिक नीति में बदलाव लाए गए, जो धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे वहाँ पे भी चेंजेस लाए गए। कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये सब को कैंसिल कर दिया गया था। नस्लीय भेदभाव में वृद्धि हुई थी। भारतीय और अंग्रेजों के बीच दूरी और भेदभाव और अधिक बढ़ गया था। राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों कि विद्रोह भले असफल रहा लेकिन इससे भारतीयों में एकता, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। दोस्तों यही देखते हैं कि इसी से प्रेरित होकर जो उस टाइम के तत्कालीन जो भी नेता थे उन्होंने तमाम उन राजनीतिक संगठनों की स्थापना की थी और उन संगठनों की स्थापना करने के बाद 1885 में हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना होती है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। 1857 विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा की कमी और समाज के सभी वर्गों के समर्थन की कमी। सभी वर्ग साथ नहीं थे, विचारधारा की कमी थी, संगठित नहीं था, ये एक किसी प्रॉपर प्लानिंग के तहत नहीं हुआ था और अंग्रेजी सेना ज़्यादा तकनीकी तौर पे काफ़ी ज़्यादा ये थी। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से जलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए थे? दिसंबर 1856 में दोस्तों। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस की जगह न्यू
एनफील्ड राइफल लाया गया था। 1857 सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था अधिकारियों की अक्षमता। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये ग्वालियर में हुई थी। और 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा? बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो दोस्तों जगदीशपुर। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ भाग लिया था? आरा में। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में किस प्रांत से किया था? तो बिहार में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। दोस्तों कुंवर सिंह देख रहे हैं कितना पूछ रहा है, इसको आपको एकदम एक एक चीज बारीकी से रट जाना है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसने कहा था? कुंवर सिंह ने। सीडीपीओ में पूछा हुआ है दोस्तों। 1857 के विद्रोह का बिहार के केंद्र 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक कहाँ था? जगदीशपुर में। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। दोस्तों ये हैदराबाद के में पैदा हुए थे और अहमदुल्ला साहब ने वहाँ पे फैज़ाबाद में रहकर कैप्टन नील को बहुत परेशान किया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार नहीं लिए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की थी हैदराबाद के निज़ाम ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मुंगेर। 1857 के विद्रोह के बाद सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वासुदेव बलवंत फड़के। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया था? ये वीडी सावरकर थे, उन्होंने ये किया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह में किन किन ने सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, ये तो हम जान ही रहे हैं। लगभग सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे कि इसी जो आज के लेक्चर थे उसी के इर्द गिर्द पूछे गए हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल रहा? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और कई रियासतें उनका साथ देने से कतराएं। दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम ने और डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया था? वीडी सावरकर ने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब लिया था? 1 नवंबर 1858 में। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन में संबंधित आयोग कौन था? पील आयोग। दोस्तों मैंने आपको बताया था पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था? तो गोरखा, सिख और पंजाब। जो रेजिमेंट की व्यवस्था दोस्तों हम देखते हैं, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पंजाब, ये एक एथनिक जो एक नस्ल आधारित जो ये था उसको हम देखते हैं कि वहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। कुछ इम्पोर्टेंट ये हैं जो कहा गया था, वो जनरल हीरोज़ के जो स्टेटमेंट्स थे वो आपको याद रखने हैं। असम में एक और चीज़ आप याद रखिएगा, असम में मनीराम दत्त जो थे उन्होंने ये किया था, असम से थे वो, बस इतना आपको याद रखना है।
वीडी सावरकर की जो बुक थी, वीडी सावरकर ने जो बुक लिखा था, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्नीस सौ आठ में इन्होंने लिखा था ये बुक। ये आपको ध्यान रखना है। एक द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन जो था, उन्होंने अशोक मेहता जी ने लिखा था ये। एटीन 57 डॉक्टर सुरेंद्र नाथ, इनको लिख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो बुक्स थे वो। और दोस्तों एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि इस दौरान अभी तक हम लोगों ने 1857 कर लिया है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। और आपके प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पक्का देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है वो 1885 में, जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके बाद 1885 से लेकर 1905 का दौर देखने को मिलता है और 1905 से लेकर फिर 15 का दौर देखने को मिलता है। और फिर हम लोग अब टाइमलाइन बेस्ड अब 15 से लेकर 30 तक चलेंगे, फिर 30 से लेकर 42, इस तरीके से करके हम पूरा कवर करेंगे दोस्तों। तो हार्डली अब 5 वीडियो बचा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि 1 वीक के अंदर आपको ये सारी वीडियो डिलीवर हो जाए और हम लोग अगले किसी सब्जेक्ट में इन करें। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए ध्यान से 2 गुना स्पीड पे या 1.5 गुना स्पीड पे आप देखेंगे तो आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।